नमस्कार दोस्तों, आज उपराष्ट्रपति के चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया और जो चुनाव की प्रक्रिया है वो 21 अगस्त से शुरू होगी और अगर उसमें मतदान की आवश्यकता हुई तो 9 सितंबर को ख़त्म होगी। यानी कि नामांकन जो है वो 21 तक हो सकते हैं और उसके बाद अगर एक से ज़्यादा प्रत्याशी मैदान में आते हैं तो फिर उनके बीच में मतदान जो होगा वो 9 सितंबर को होगा। शाम के 5 बजे तक इसका निर्णय हो जाएगा। ये नया कार्यक्रम जारी किया गया है। आपको बता दूं कि 21 जुलाई को यही जो पार्लियामेंट का अभी वर्तमान सेशन चल रहा है, मानसून सेशन, इसके पहले ही दिन शाम को 9:30 बजे के आसपास जगदीप धनखड़ ने अपने इस्तीफे का ऐलान किया था। और जगदीप धनखड़ का इस्तीफा भारतीय राजनीति के सबसे रहस्यमयी घटनाक्रमों में से एक बनता चला जा रहा है। बहुत सारे लोग तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं, जैसे कि मीडिया लगातार खबरें कुक कर रहा है। हालांकि आश्चर्य मुझे इस बात का है कि आज जो ये मीडिया इतनी सारी खबरें कुक कर रहा है उनको लेकर, इस मीडिया के किसी भी व्यक्ति को, कोई भी शीर्ष लेवल का चाहे आदमी हो, कितना भी बड़ा पत्रकार हो, कितना भी बड़ा चैनल हो, कितना भी बड़ा अखबार हो, किसी को इस बात की भनक नहीं हुई थी कि सरकार के बीच में और जगदीप धनखड़ के बीच में कुछ खटपट चल रही है। बहुत सारे लोगों ने हमें भी कहा, हमने कुछ वीडियो बनाए, पहले भी हमने कुछ 1-2 वीडियो बनाए थे जब जगदीप धनखड़ साहब ने बड़ा वोकल होकर सभी की इनकी आलोचना की थी। ये जो विपक्ष के नेता हैं इनको अच्छे तरह से ठिकाने लगाया था। उसके बाद भी हमने कई वीडियो बनाए थे और ये भी कहा था मैंने साफ तौर पर, मैं आज भी इस बात पर कायम हूं कि पिछले कई उपराष्ट्रपतियों में जगदीप धनखड़ सबसे ज्यादा वोकल थे। लेकिन अचानक ही 21 जुलाई को एक घटनाक्रम होता है, जस्टिस वर्मा वाला, उसका जो महाभियोग का मामला है, उसमें उनके खिलाफ एक चिट्ठी विपक्ष के 63 सांसद उनको राज्यसभा में सौंपते हैं, जिसे वो स्वीकार कर लेते हैं और इसके बाद सारा रायता फैल जाता है। वो राष्ट्रपति से मिलते हैं और रात को जाकर 9 बजे उनको इस्तीफा सौंप आते हैं। ये ही मेन वजह है सरकार के बीच में और उनके तनाव की। बाकी जितनी स्टोरीज हैं वो कुक की हुई है। एक बड़ी दिलचस्प स्टोरी और आई है मेरे सामने, उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आश्चर्यचकित इस बात को लेकर हूं कि मीडिया का एक बड़ा सेक्शन किस किस तरह की खबरें चला रहा है जिन्हें सुनकर भी हंसी आती है। कुछ पत्रकार हैं, कुछ यूट्यूबर्स हैं, वो ये नैरेटिव चला रहे हैं कि वे विपक्ष की तरफ इंक्लाइंड थे और विपक्ष के नेता बनना चाहते थे। इससे बड़ा हास्यास्पद एनालिसिस कुछ हो नहीं सकता। विपक्ष की आज की तारीख में कुछ भी ताकत नहीं है पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट के बाहर भी। विपक्ष जगदीप धनखड़ का कुछ भी भला नहीं कर सकता था। ज्यादा से ज्यादा अब क्या कर सकता है विपक्ष? अगर मैं मान भी लूं कि विपक्ष की तरफ उनका झुकाव ज्यादा हो गया था पिछले कुछ महीनों में, तो क्या विपक्ष उनको अपना प्रत्याशी बनाकर उपराष्ट्रपति बनवा देगा? क्या ऐसा संभव है? क्या जगदीप धनखड़ को इतनी अकल नहीं है? तो विपक्ष की तरफ वो अगर इंक्लाइंड हो रहे थे, इस बात से नरेंद्र मोदी या सरकार नाराज होकर उनसे इस्तीफा मांग बैठी, ये तो मेरी समझ से बाहर है। एक और मैंने इसमें थ्योरी सुनी कि साहब वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश कर रहे थे। आज की तारीख में बीजेपी के अंदर इंक्लूडिंग अमित शाह, किसी के भी, कितना भी बड़ा लीडर हो बीजेपी का, किसी की हिम्मत नहीं है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ साजिश करने की जरा सी सोच भी सके। और जगदीप धनखड़ तो थे ही कुछ नहीं, नरेंद्र मोदी की मेहरबानी से ही उपराष्ट्रपति बने थे। तो इस थ्योरी में रत्ती भर भी दम नहीं है। ये सिर्फ एक स्टोरी है और इस स्टोरी के माध्यम से मीडिया का एक बड़ा सेक्शन ये नैरेटिव चला रहा है कि नरेंद्र मोदी की स्थिति कमजोर हो रही है और उनके खिलाफ बगावत करने की कोशिश कर रहे थे जगदीप धनखड़। हास्यास्पद है। जगदीप धनखड़ की ना उतनी हैसियत है, ना जगदीप धनखड़ उतने बड़े मास लीडर हैं। उन्हें नरेंद्र मोदी ने ही गवर्नर बनाया, नरेंद्र मोदी ने ही उन्हें उपराष्ट्रपति बनाया, तो उनकी इतनी हैसियत है नहीं कि वो इतना कुछ कर पाते। तो जगदीप धनखड़ को लेकर इतनी बड़ी बड़ी खबरें चल रही हैं। एक और मैंने नैरेटिव सुना कि साहब जगदीप धनखड़ आरएसएस से बड़ी करीबी बढ़ा रहे थे। हालांकि उनका आरएसएस का कोई बैकग्राउंड नहीं रहा और पहले वो दूसरे दलों के साथ भी जुड़े रहे, बहुत शुरुआती शुरू में 90s में। लेकिन आरएसएस की उन्होंने बड़ी तारीफ की। मेरे ध्यान है कि राज्यसभा में शायद पिछले से पिछले वाला सेशन था, उसमें कोई आरएसएस को लेकर टिप्पणी कर रहा था
तो जगदीप धनखड़ साहब नाराज हो गए थे। उन्होंने कहा था कि आरएसएस तो राष्ट्रवादी संगठन है, आपने आरएसएस के बारे में ऐसे शब्द क्यों बोल दिए, और मुझे बड़ा अफसोस है। धनखड़ साहब ने कहा था मंच पर ऊपर अपनी सभापति की कुर्सी पर बैठकर कि मुझे बड़ा अफसोस है कि मैं आरएसएस की जो कक्षाएं चलती हैं, उनका जो वो होता है शाखाएं होती है, मैं उनकी वो दूसरे लेवल की तीसरे लेवल की कौन सी जो शाखाएं हैं उनको मैं ज्वाइन नहीं कर पाया। तो अगर जगदीप धनखड़ आरएसएस के साथ करीबी बढ़ा रहे थे तो इसमें क्या गलत कर रहे थे? वो एक तरीके से बीजेपी की आइडियोलॉजी को ही और ज्यादा पुष्ट करने की कोशिश कर रहे थे, बल्कि इस बात के लिए तो उनकी आलोचना हुई। बहुत सारे लोगों ने यह कहा कि ये तो आरएसएस का उपराष्ट्रपति है और ऐसे पद पर, गरिमापूर्ण पद पर बैठकर उन्हें इस तरीके से किसी राजनीतिक संगठन के साथ जुड़ने की बात नहीं करनी चाहिए। हालांकि मैं उससे बिल्कुल भी सहमत नहीं था। मैंने उस समय उनकी तारीफ की थी कि उपराष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठकर राज्यसभा में एक आदमी ये कह रहा है कि मुझे आरएसएस के साथ ना जुड़ पाने का अफसोस है, इससे बड़ा स्टेटमेंट कोई दूसरा हो नहीं सकता था। एक और बड़ी छोटी सी बात मैंने सुनी कि वो ये चाहते थे कि जिस तरह से सरकारी दफ्तरों में राष्ट्रपति के और प्रधानमंत्री के फोटो लगते हैं उसी तरीके से उपराष्ट्रपति का भी फोटो लगना चाहिए। ये बिल्कुल समझ से बाहर है। ना जगदीप धनखड़ में इतनी ताकत थी, ना उनका संवैधानिक पद इस लायक था कि वो इस प्रकार का फैसला करवा पाते सरकार से, और ना सरकार उनके कहने पर करने वाली थी। कुछ और लोग इससे भी नीचे चले गए कि साहब अपने हर कार्यक्रम में पत्नी को साथ लेकर जाते थे और मंच पर बैठाते थे, जबकि उनकी पत्नी को सामने बैठना चाहिए। कुछ लॉजिक है इस बात का? उनकी मर्जी, वो कहीं भी लेकर जाएं, मंच पर बैठाएं, नीचे बैठाएं, इसका कोई लॉजिक समझ से बाहर ही नहीं आ रहा है। और पत्नी के जन्मदिन को लेकर के सरकारी खर्चे पर जन्मदिन मनाया। सारे नेता, सारे सांसद, मैं पहले भी कह चुका हूं, सब सरकारी खर्चे पर ही मनाते हैं। जिनके यहाँ बंगले हैं सरकारी मिले हुए हैं, मंत्री, क्या वो अपने बच्चों के केक जो है अपनी जेब से पैसे में से मंगवाते हैं क्या? सब सरकारी खर्चे में शामिल होता है। तो इस तरह की बातें करना इलॉजिकल है। और जहां तक अंत में यह कहना कि अभी वो न्यायपालिका के खिलाफ बड़े मुखर हो गए थे, बड़े बड़े कमेंट करने लगे थे, तो ये तो कोई समझ से बाहर की बात है। मेरा तो मानना है कि उन्होंने एक साहसिक काम किया था कि एक संवैधानिक पद पर बैठकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की आलोचना की थी। ठीक है, कुछ चीजें हो सकती हैं कि वो एक सीमा में उन्हें रहना चाहिए था, लेकिन इस वजह से ये तय मानिए कि सरकार और उनके बीच में मतभेद नहीं हुआ। जस्टिस यशवंत वाला मामला था, वो ही इसमें ट्रिगर पॉइंट बना। किसी ने तो ये तक खबर उड़ा दी उनके बारे में कि साहब उनसे बंगला खाली करवाया जा रहा है, उनका सारा सोशल मीडिया टीम ले ली गई है। अरे भाई, सोशल मीडिया टीम तो उपराष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति की होती है। कोई दूसरा उपराष्ट्रपति बनेगा वो सोशल मीडिया टीम उसके लिए काम करने लगेगी। जगदीप धनखड़ की निजी तो थी नहीं वो। और आवास की जहां तक बात है तो उन्हें जो टाइप 8 टाइप का जो कौन सा बंगला होता है वो वाला निश्चित रूप से मिलेगा ही। उपराष्ट्रपति का हक है, पूर्व उपराष्ट्रपति का उसके मिलेगा ही, और दिल्ली में निश्चित रूप से उन्हें मिलेगा। तो मेरा कहने का मतलब यही है दोस्तों कि अगर सरकार और उनके बीच में तनाव पहले से ही चल रहा था तो मैं नहीं मानता कि राज्यसभा लोकसभा का सेशन शुरू होने के बाद एक दिन पहले ही दिन उनसे इस्तीफा लिया जाता। इस्तीफा ये पहले भी लिया जा सकता था। तो ये सिर्फ जो कहानियां हैं ये कुक्ड कहानियां हैं। और देखिए एक बड़ी दिलचस्प कहानी, मैंने जैसे शुरू में आपको बताया था कि नई कहानी आई है जिसका कोई सिर पैर नहीं है, लेकिन मीडिया है चला रहा है। खबर यह आई कि फरवरी 2024 में जगदीप धनखड़ ने गृह मंत्रालय को यह लिखा कि साहब मेरी फ्लीट में, मेरे काफिले में जो 3 गाड़ियां चलती हैं, BMW गाड़ियां हैं, वो पुरानी हो रही हैं, उन्हें रिप्लेस करा दिया जाए, बुलेट प्रूफ गाड़ियां। इनमें से 2 गाड़ियां तो 6-6 साल पुरानी थी, एक 4.5 साल पुरानी थी, यानी कि 4-5 महीने के बाद वो भी 5 साल पुरानी हो जाती। हालांकि मैं तो मानता हूं कि 5-6 साल में BMW जैसी गाड़ी का कुछ नहीं बिगड़ता भाई। इतनी लग्जरी, इतनी शानदार गाड़ी, करोड़ों की गाड़ी, उसका क्या बिगड़ेगा 5-6 साल में? हम लोग तो 10-10, 15-15 साल से अपनी गाड़ियां चला रहे हैं, तो उनका तो हाई क्लास मेंटेनेंस होता है। तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई दिक्कत थी। लेकिन खबर यह आई है कि उपराष्ट्रपति सचिवालय ने गृह मंत्रालय को लिखा था, और पिछले साल जून में गृह मंत्रालय ने यह कह दिया था कि भाई हम इसको लेकर एक पैनल बना रहे हैं जिसमें NSG, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड,
और सीआरपीएफ के टॉप लेवल के अधिकारी होंगे जो जगदीप धनखड़ की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करेंगे और ये देखेंगे कि क्या उनको बुलेट प्रूफ गाड़ियों की आगे भी आवश्यकता है या नहीं, क्योंकि ये गाड़ियां जो थी वो तो पिछले उपराष्ट्रपति की से उन्हें मिली थी। तो इस तरीके से ये चला सिलसिला। और बाद में बताया जाता है कि नवंबर में, पिछले साल नवंबर में उनको 2 गाड़ियां उपलब्ध कराई गई, एक इनोवा और एक फॉर्च्यूनर। दोनों ही नॉन बुलेट प्रूफ थी, यानी कि बुलेट प्रूफ नहीं थी। अब लोग इसे लेकर खबर चला रहे हैं कि वो इस वजह से नाराज हो गए। भाई, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, गृह मंत्री, जो भी बड़े बड़े नेता होते हैं, इन सब की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करना नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और दूसरी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनका काम है। उन्हें लगा कि उपराष्ट्रपति का इतना मूवमेंट नहीं है, उपराष्ट्रपति इतना सार्वजनिक रूप से कहीं जाते नहीं और उनको इतना खतरा भी नहीं है कि उन्हें बुलेट प्रूफ गाड़ियां दी जाए, तो उन्हें 2 नई गाड़ियां इनोवा और फॉर्च्यूनर दे दी गई, जिसमें वो आजकल चल रहे थे। अब मैं नहीं मानता कि केवल इसी बात से जगदीप धनखड़ नाराज हो गए हों और उन्होंने इस्तीफा दे दिया हो। तो कहने का मतलब दोस्तों मेरे यही है कि सारा का सारा मीडिया इस बारे में तरह तरह की खबरें चला रहा है। हर एक को अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि गप लड़ाई जाए, गप दिखाई जाए, लेकिन किसी को सच्चाई नहीं पता है। जिन लोगों ने ये तमाम वीडियो बनाए कि आरएसएस वाला मोदी के खिलाफ साजिश कर रहे थे, मैं चैलेंज करता हूं, इससे पहले किसी ने कोई वीडियो क्यों नहीं बनाया? अगर सब इतने बड़े पत्रकार हैं तो किसी को कई इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि जगदीप धनखड़ और उनके बीच में खटपट चल रही है। और अभी 21 जुलाई को उनको इस्तीफा हुआ तो ऐसी 1 दर्जन कहानियां निकल करके सामने आ गई। हकीकत बात यही है कि ये जो चीजें हैं ना, अगर जगदीप धनखड़ ने जस्टिस वर्मा वाला चिट्ठी जो है विपक्ष की नहीं स्वीकार की होती तो उन्हें इस्तीफा देने के लिए नहीं कहा जाता। और ये जितनी भी बातें हैं ना जो मैंने आपको बताई, गाड़ी वाली, बंगले वाली, पत्नी वाली, जन्मदिन वाली, ये सारी की सारी बातें, ये एक सामान्य प्रोसेस की ही बातें बन करके रह जाती। हर उपराष्ट्रपति या हर बड़ा नेता इस तरह की डिमांड्स जरूर करता होगा, वो प्रकाश में नहीं आती हैं। लेकिन आज चूंकि जगदीप धनखड़ जो है वो पद पर नहीं है तो इस तरह की चीजें प्रकाश में आ रही हैं। अभी एक मेरे पत्रकार मित्र हैं, उन्होंने कहा कि उन्होंने एक बड़े चैनल में काम करते हैं, उन्होंने कहा कि हम लोगों ने प्रयास किया कि जगदीप धनखड़ साहब का एक इंटरव्यू किया जाए। जगदीप धनखड़ साहब के दफ्तर ने साफ मना कर दिया, किसी से बात ही नहीं कर रहे हैं। और आप तय मान लीजिए कि 9 सितंबर तक, जब तक नया उपराष्ट्रपति नहीं चुन लिया जाएगा देश का, तब तक जगदीप धनखड़ के मुंह से आप 2 शब्द नहीं सुन सकते। अभी तक ऑफिशियली जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की जो प्रमुख वजह है वो सिर्फ स्वास्थ्य कारणों से ही है और वो ही इस्टेब्लिश्ड है, वो ही सरकारी कागजों में दर्ज है और वो ही सरकार कह रही है, सरकार के प्रवक्ता कह रहे हैं। इस बारे में बीजेपी के एक नेता का बता दीजिए कि कोई निगेटिव बयान जगदीप धनखड़ के बारे में आया हो। इसमें कोई शक नहीं कि जगदीप धनखड़ में और सरकार में कटुता बढ़ी और वो कटुता इतने लेवल पर चली गई कि उनको इस्तीफा देने के लिए सरकार को कहना पड़ा। लेकिन ये सब जो कहानियां हैं ये सिर्फ कहानियां हैं, अभी सच्चाई कोई नहीं जानता। और शायद ये सच्चाई जब तक जगदीप धनखड़ खुद ना बोलने लेंगे, लोग उम्मीद कर रहे हैं कि वो सतपाल मलिक की तरह उल्टियां करते हुए फिरेंगे। हालांकि मुझे लगता नहीं जगदीप धनखड़ ऐसा करेंगे, जैसा मैंने उन्हें देखा है वो चुप ही रहने वाले हैं इस मामले में। अगर वो बोलेंगे तो उनके लिए नुकसानदेह होगा। और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें केवल इसलिए उपराष्ट्रपति बनाया था कि किसान आंदोलन को लेकर एक बड़ा नैरेटिव चल रहा था कि जाट नाराज हैं, हरियाणा के जाट, राजस्थान के जाट, उत्तर प्रदेश के जाट। तो उसी समय ये नैरेटिव चलाया गया था। देखिए बीजेपी ने तो एक जाट को उपराष्ट्रपति बना दिया जो आज तक किसी पार्टी ने नहीं बनाया। उस नैरेटिव का क्या होगा आप भी सोचिए। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।